नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस फोरम में। और आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। संघीय कार्यपालिका के एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य क्या मैं कहूं, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं। मंत्री परिषद की और प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, इसके अलावा कार्य क्या होता है प्रधानमंत्री का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सबसे पहले आता है आर्टिकल 74। 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए, उसके सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगा। एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा, जो चीफ होगा, वो होगा प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। एक अन्य अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वो अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक संवाद की कड़ी है। तो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच एक सेतु का काम करता है। इस तरीके से जो 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, हमने उनको जाना। उसके बाद एक प्रधानमंत्री बनने की, एक मंत्री बनने की योग्यता क्या होती है, शपथ किसके सामने लेते हैं और कार्यकाल उनका क्या होता है, कितने समय का कार्यकाल होता है। देखिए, जब हम योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो योग्यता है वो योग्यता है जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है उस व्यक्ति के, जो लोकसभा में हो, उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के दल का लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। मतलब लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए प्रधानमंत्री को, सबसे बड़ी जो योग्यता है। उसके अलावा संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी का सदस्य होना आवश्यक है। दोनों में से किसी का सदस्य होना आवश्यक है। अगर वो सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री बनते समय या मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर चाहे लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा का सदस्य बनकर के या निर्वाचित होकर उसे आना पड़ेगा, तभी वो अपने पद पर रह सकेगा। शपथ की जहां तक बात है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य सब लोग राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने। इनका जो उत्तरदायित्व होता है वो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, पास हो गया, तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो सिर्फ वही मंत्री इस्तीफा देगा। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मंत्री, एक ऐसी नाव है जिसमें एक आदमी अगर डूबेगा तो उसके साथ सारे डूबेंगे। अगर जो मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं, मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं, वो हर मंत्री के लिए बाध्यकारी होते हैं, हर मंत्री को मान्य होते हैं। अगर कोई मंत्री उस निर्णय से सहमत नहीं है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब फैसले के विरोध में मतदान नहीं कर सकता है। फैसले के विरोध में मतदान करने का मतलब वो अपने
सरकार के फैसले से खुश नहीं है। और क्योंकि हम जानते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक समूह के रूप में काम करते हैं, एक इकाई के रूप में काम करते हैं सारे लोग, और उसमें एक आदमी का अगर मत भेद है, एक आदमी गलत अपना मत रखता, अलग मत रखता है, तो जाहिर सी बात है उसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा जब हम कार्यकाल की बात करें तो देखिए, कार्यकाल की जो बात है, मंत्रिपरिषद को हम जानते हैं कि सरकार उसी की होती है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री उसी दल का होता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल 5 साल का होता है, सामान्यतः 5 साल का होता है। लेकिन 5 साल के पहले भी अगर लोकसभा में बहुमत खो दे सरकार, तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा हम जानेंगे कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो 3 तरीके की मंत्री होते हैं, 3 तरीके के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों को मिलाकर मंत्री परिषद की संरचना बनती है। कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री प्लस इसमें प्रधानमंत्री को और जोड़ लीजिए, इन सबको मिला के मंत्री परिषद की संरचना होती है, मतलब मंत्री परिषद का निर्माण होता है। इसमें भी प्रधानमंत्री और कैबिनेट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट, इन दोनों को मिला के मंत्री मंडल का निर्माण होता है। 2 चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मंत्री परिषद में सभी तरीके के मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री समेत सभी तरीके के मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है और उप मंत्री। मंत्री परिषद के अंतर्गत ये तीनों तरीके के मंत्री आएंगे। लेकिन जब हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट आता है, प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट आता है। देखिए, प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट मिला के मंत्रिमंडल की संरचना होती है। मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल संरचना में, साइज में मंत्री परिषद से छोटा होता है, मंत्री परिषद से छोटा होता है, क्योंकि इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन पावर में, शक्तियों में देखें, उत्तरदायित्व में देखें, विषय की महत्वता को देखें, तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का महत्व ज्यादा है तुलना में मंत्री परिषद के। जो नीतियां होती, नीतिगत जो फैसले होते हैं, ज्यादातर कैबिनेट में लिए जाते हैं। तो हालांकि ये साइज में छोटा है, लेकिन मंत्री परिषद से महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल। अब बात आती है कि कितने लोग मंत्री बन सकते हैं। सरकार ऐसा तो नहीं खुश करने के लिए बहुत सारे लोगों को मंत्री बना दे, सरकार चलाने के लिए, क्योंकि कई सदस्य मान लो सरकार के पक्ष में नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए बहुत सारे लोगों को मंत्री बना दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्री परिषद जो होगा, लोकसभा के सदस्यों की जितनी संख्या है, लोकसभा के सदस्यों की जितनी संख्या है, उस संख्या का 15%, कितना? 15% मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या होगी। मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्यों की, सारी बार मंत्रिमंडल आ जा रहा। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? लोकसभा के टोटल सदस्यों के 15% के बराबर हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। कम भले हो जाए,
कार्य क्या है, जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो काम क्या करता है। बेसिकली प्रधानमंत्री, देखिए हम राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरे देशों से जो भी समझौते होते, संधियां होती, सारे राष्ट्रपति के नाम से होती। ये सच है कि राष्ट्रपति हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है। जो वास्तविक रूप से शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वास्तविक शक्तियां जो हैं वो शक्तियां किसमें हैं, प्रधानमंत्री के अंतर्गत। राष्ट्रपति कोई भी कार्य, कुछ एक कार्यों को छोड़ करके, जैसे जेबी वीटो हो गया और लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता को बुलाने का जो अधिकार है प्रधानमंत्री के लिए, इस तरीके से कुछ एक अधिकारों को छोड़ करके बाकी सारे जो अधिकार हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अपने विवेक पे कोई भी ये फैसले नहीं ले सकता। बिना अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है, शुरू में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन हेतु एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की भूमिका एक लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कितनी महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ एक कार्य हैं जिनकी चर्चा हम यहां पे कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है। संसद के पटल पर जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं उनको रखता है प्रधानमंत्री। संसद के पटल पर जो सरकार की नीतियां हैं, नीतिगत जो फैसले हैं उनको रखता है, रखने का कार्य करता है। जो मंत्रिपरिषद है और प्रधान राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। इसके अलावा बहुत सारी नियुक्तियां जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, इनकी नियुक्ति करता है, जिनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य के राज्यपालों की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की, महानियंत्रक लेखा परीक्षक की, इस तरीके की जो भी नियुक्तियां करता है उन सभी नियुक्तियों में प्रधानमंत्री की सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन सब चीजों में प्रधानमंत्री की सलाह के बिना और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति से लोकसभा को बुलाने का, लोकसभा के सत्र को बुलाने का, सत्र को समाप्त करने का और लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी प्रधानमंत्री करता है। इस तरीके से प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन पे हमने चर्चा आज किया। आगे एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।